तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने कर लिया था। इसके बाद अगला है कि एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो इसका क्या मतलब होता है। एक्सप्रेशन हमें पता है ना, क्या होता है? ए होता है जिसको हम ए से लिखते हैं। सर ये वो 8.2 क्या था क्वेश्चन? हाँ, उसके बाद तो देखो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ हमारी, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है कि नहीं? अब देखो हमें एक चीज पता है कि हमारे पास न्यूटन का जो लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो किसके बारे में? फोर्स बताता है। दो मास के बीच में कितना फोर्स लगता है वो हमें क्या बताता है? G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये पॉइंट है, पॉइंट मास है m1 और ये m2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन हमने ये बात पढ़ी थी कि ये लॉ जो है वो ओनली किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। ठीक है जी, पॉइंट मास के लिए। लेकिन हमारी अर्थ, क्या हमारी अर्थ एक पॉइंट मास है क्या? नहीं, पॉइंट मास नहीं। तो इस यहाँ अर्थ पर ये लॉ हम कैसे अप्लाई करें, या अर्थ पर ये लॉ हम कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए देखना कि हमें एक चीज पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसका एक पूरा का पूरा मास हम एक जगह मान लेते हैं। क्या करते हैं? एक जगह मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, नहीं बोलते? मान लो कि कोई पेन है और पेन को हम एक जगह से ऐसे इसको रोके, मतलब इसको यहाँ से लटकाए, तो कहीं एक जगह होगी जहां पर ये क्या करेगा? ना तो इधर गिरेगा ना तो इधर गिरेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। और हम क्या मानते हैं कि अर्थ का पूरा मास कहां पर है? सेंटर ऑफ मास पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, नहीं? अर्थ का पूरा मास कहां पर है? इस पॉइंट पर है। तो ये अर्थ का क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास। ठीक है कि नहीं? मतलब अर्थ का पूरा मास इस जगह क्या है? इकट्ठा या केंद्रित है। ठीक है कि नहीं? अब हमने कोई भी देखो, ये मान लो कि हमने एक अर्थ के पास में एक m मास का क्या रखा? एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, m मास का अर्थ के पास ऑब्जेक्ट रखा, अर्थ से ऐसे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये कितना ऊपर? इसको ज्यादा नहीं, मतलब जैसे 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतना ऊपर है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं। हमने ऊपर रखा ये, और क्या करेगा? ये नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो नीचे की ओर गिरेगा। मान लो कि कोई भी सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये नीचे की ओर गिरेगा, मतलब इसका क्या, इस पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। ठीक है कि नहीं? फोर्स, वो फोर्स किसके बराबर है? इसका मास कितना है और कितना क्या है? m a फोर्स क्या होता है? F बराबर m a होता है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? इस पॉइंट पर जो m मास का है, F बराबर mg। ठीक है, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें पता ही करना है। लेकिन इस पॉइंट पे मास कितना लगेगा? सॉरी, फोर्स कितना लगेगा? F बराबर mg लगेगा।
मतलब इस पॉइंट, इस मास पर एक फोर्स कौन सा, ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, F बराबर m। इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F बराबर m, ये लग रहा है। लेकिन हमको क्या पता इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, अब देखो ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास है और यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन का लॉ, उससे हमें क्या पता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, या इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगाएगी, वो कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू m1, या ये इस अर्थ का जो मास में मान रहा हूँ me मान लो, क्या मान रहा हूँ me, ठीक है कि नहीं। और ये देखो ये अर्थ की क्या है, रेडियस r, और ये हमें पता है ये लगभग कितनी होती है, ये लगभग 6400 किलोमीटर के समथिंग होती है, ठीक है कि नहीं। और ये कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, ये जो है ना अर्थ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r, और r कितना है यहाँ पर 6400 किलोमीटर, और ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मतलब 64,000 किलोमीटर के आगे कोई 1 किलोमीटर या 500 मीटर 200 मीटर कोई मायने रखता है क्या, कोई मायने नहीं रखता। तो मान लो कि ये बिल्कुल अर्थ के लगभग क्या है, पास में ही है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक r मान सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली डिस्टेंस तो कोई ज्यादा नहीं है। तो देखो मास m1 पर, मास m पर क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन मास m, बोलेंगे फोर्स ऑन मास m, ठीक है, जो अर्थ से थोड़ा सा क्या है ऊपर है, एटमॉस्फेयर। अब देखो तो कितना होगा ये F इज इक्वल टू क्या होगा mg, होगा कि नहीं होगा, F बराबर mg। अब लेकिन ये तो किससे, ये तो हमने F बराबर mg जो पहले हमने सेकंड लॉ से किया था, किसका, जो हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ था ना, जिसमें क्या है कि हमने ये F बराबर mg आया था वहां से, तो ma आया था और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको F बराबर mg हमने लिख दिया, ठीक है कि नहीं है, न्यूटन के दूसरे बार, ठीक है। अगले बार चैप्टर में, उससे पहले चैप्टर हमने किए थे, ठीक है, तो किए थे ना हमने, एक मिनट, थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन वाला, उसे सेकंड लॉ से हमने F बराबर m निकाला था। कोई किसी भी बॉडी जो एक मोशन है उस पे फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F बराबर ma, और यदि ग्रेविटी का एक्सीलरेशन हो रहा है तो वो क्या होगा mg, ठीक है। अब ये तो हमने उससे मिला है, लेकिन न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है, यूनिवर्सल लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है G M, M1 ये क्या है M, ये एक ये मास है, एक ये मास है, ये मास कितना ME क्या है, ME क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ME क्या मास ऑफ अर्थ, या R क्या है, ये बता वाला रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर के समथिंग होती है, ठीक है कि नहीं। तो Gm और Me अपॉन इनके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी, और ये इससे थोड़ी सी ऊपर है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, तो 64,000 किलोमीटर के ऊपर, 6400 किलोमीटर के ऊपर है ना, 6400 किलोमीटर ऊपर जो है ये, या हम बोलूँगा 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम लगभग कितना मान सकते हैं, इस r के बराबर मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, तो अपॉन का r का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस,
ठीक है, अब देखो क्या ये F और ये F बराबर है, ये F और ये F बराबर है, यही फोर्स जो है इस पे लग रहा है mg, और इस ग्रेविटी के कारण भी फोर्स नीचे की ओर mg और ये mg इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास mg is equal to, ऊपर लिख देता हूँ पूरा, mg is equal to g m m e upon r का स्क्वायर, ओके, और ये m से m गया, ये m और ये m गया, तो g is equal to क्या रह गया, g m e upon r का स्क्वायर, ओके, और ये m e क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है, रेडियस ऑफ, और एक चीज हमें पता, और ये क्या है, ये g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखो इन सब की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ भी हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, और g की वैल्यू भी हमें पता है। तो g की वैल्यू, इस छोटे वाले g की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो ये g है क्या, ये g है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है कि नहीं? तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, इनका हम वैल्यू रख के g का m e का r का वैल्यू जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये कि मान लो कि मेरे पास ये सरफेस है हमारी, ठीक है, और सरफेस है, और यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है हाइट पे, ठीक है, ये हाइट पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और वो यहाँ पर मैंने ये रखा है ऑब्जेक्ट m मास का, ठीक है, m मास कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं इसको धीरे से क्या करता हूँ, अब ये s रेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो s रेस्ट है, ठीक है, अब मैंने इसको नीचे की ओर धक्का दिया, ठीक है, नहीं कितना दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि देखो धक्का देंगे ना, ये 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये समझ में भाई, एट रेस्ट है तो 1 सेकंड बाद मैं देखता हूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, नहीं समझ, इसका मतलब यही तो होता है एक्सेलरेशन का मतलब। इसको देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक गाड़ी की स्पीड 50 नहीं खड़ी, ठीक है कि नहीं, एक्सेलरेशन यही होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यही होता है। तो मान लो कोई गाड़ी एट रेस्ट है तो u इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है, और 1 सेकंड बाद मैं देखता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड, कितनी 20 मीटर पर सेकंड, और ये जो t है कितना लगा, 1 सेकंड, कितना लगा 1 सेकंड, ये समझना है 1 सेकंड। तो इसका एक्सप्रेशन कितना हुआ, a इज इक्वल टू 20 अपॉन 1, तो ये भी 0 ये 20 है, और ये 1 है, इसका एक्सप्रेशन कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी 1 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है नहीं। तो ये एक्सेलरेशन, अब मैं बोलूंगा कि किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये होगा कि हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 20 मीटर पर सेकंड। मान लो उसकी 0 थी, अगले सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी, अगले सेकंड फिर से 20, मतलब कितनी हो गई 40, अगले सेकंड फिर 60, 3 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा कि ग्रेविटी करंट एक्सलेशन 9.8 है, इसका मतलब क्या, ये एट रेस्ट है। अब मैंने इसको नीचे गिराया, 1 सेकंड बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 9.8, अगले सेकंड और 9.8, मतलब कितनी हो जाएगी बढ़ के 9.8 कितना हो जाएगा
हर एक सेकंड में कितनी उसकी स्पीड बढ़ेगी 9.8। नहीं समझ में आया? अब मान लो कि काफी हाइट पर है, ठीक है, काफी हाइट पर है, तो देखो यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा होगी, या यहाँ स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? सबसे नीचे क्यों? जो टाइम यहाँ पर ज्यादा लगेगा ना, पर हर एक सेकंड में उसकी क्या बढ़ रही है? बढ़ेगी, हर एक सेकंड में 9.8 बढ़ेगी। तो मान लो कि यहाँ पर 0 थी, फिर एक सेकंड में ये यहाँ पर आया, इसकी स्पीड होगी 9.8, फिर यहाँ पर आया तो और 9.8 मतलब कितनी होगी? 9 ये होगी लगभग 18.6 हाँ 19.6 हाँ समथिंग, ठीक है। और फिर आगे बढ़ा एक सेकंड, तो फिर उसकी 9.8 बढ़ी, फिर उसकी 9.8 बढ़ी, ऐसे करके लास्ट आएगा तो उसकी सबसे ज्यादा होगी नहीं होगी? ओके, तो ये होता है जी का, इस जी का मतलब। ओके, अब देखो एक बात ये देखो, ये जी जो है क्या इस मान पे डिपेंड करेगा? ये देखो मैंने यहाँ से 200 एक तो 10 किलो का कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है और एक गिरा है मैंने 100 किलो का। इसकी एक सेकंड बाद में जो है एक्सीलरेशन कितना होगा? एक सेकंड में 9.8, मतलब एक्सीलरेशन 9.8 इसका, फिर अगले 9.8 मतलब स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। क्या वही एक्सीलरेशन इसमें होगा कि नहीं होगा? 100 किलो एजी में क्या मैं मास बढ़ाऊंगा ऊपर फेंकने वाला, नीचे गिरने वाला, तो क्या उसमें एक्सीलरेशन बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? या सेम रहेगा? घटेगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? g इज इक्वल टू क्या होगा? g m और r इसमें वैसे रहेगा सर। हाँ, मतलब क्या होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? मास पर। मास और यदि अर्थ का मास चेंज होगा तो ये जी चेंज होगा एक सर्टेन डिस्टेंस तक। मैं बोल रहा हूँ हर जगह ये जी का मान सेम नहीं होगा। मान लो हम डिस्टेंस ऊपर बढ़ाते जाए, अब चेंजेस में बताऊंगा। यदि हम डिस्टेंस बढ़ाते जाए, ये तो पास में है जस्ट, ये m तो जस्ट अर्थ के पास में है, तभी 9.8 आए। हर जगह 9.8 नहीं होगा। देखो अब बताओ क्या ये मून पर भी 9.8 होगा क्या? जी क्यों होगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये मास और तो यहाँ क्या है? मास और मास तो छोटा भी होगा वो मून तो रेडियस भी बदलेगा, उसका मास बदलेगा, जी का मान भी बदलेगा। तो ये मैं बात करूं 9.8 पूरा मास के ऊपर डिपेंड करेगा। किसकी? अर्थ का। जब अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का, मून की बात करेंगे तो जब आया समझ में नहीं आया? तो ये जी किस पे डिपेंड करेगा? ये जी पर ये कभी नहीं बदलता। एम की मास ऑफ अर्थ, क्या कभी मास ऑफ अर्थ बदल सकता है? नहीं बदलेगा। क्या ये आर बदल सकता है? अब यहाँ हमने ऊपर जो चीज रखी है छोटी है, वो कहीं पे एम आया क्या? यहाँ पर कोई एम आया क्या? इसका मतलब एम पे कोई डिपेंड नहीं करता। मास कितना भी ऊपर रख दो, ये मास से इंडिपेंडेंट रहता है। और हमेशा देखना, भले 100 किलो का छोड़ो, ऊपर के नीचे गिरो तो एक्सीलरेशन 9.8 होगा। 1000 किलो को गिरो तो भी एक्सीलरेशन 9.8, 1 किलो गिरो फिर भी 9.8 हमेशा। हाँ मास पे, हाँ हमेशा का मैं बोल रहा हूँ कि सर्टेन हाइट तक। एक बात बताओ मेरे को, ये हमने आर जो है वो ये वाला लिया, ये वाला आ गया, ये वाला हमने आर क्यों लिया? देखो रेडियस ऑफ अर्थ से जितना ही हमने आर क्यों लिया? ये तो थोड़ा सा ऊपर ही था ना, थोड़ा सा ऊपर था। इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि हाइट बहुत कम है। ये अर्थ से ये वाली हाइट इसके कंपैरिजन में मान लो कि 1 किलोमीटर, तो ये कितना बढ़ के कितना हो जाएगा? बताओ बहुत कम होगा भाई। 6400 1 किलोमीटर भाई, 400 ये है ना, 1 किलोमीटर बढ़ेगा। अब एक हो जाएगा। हाँ ये जो है 1 बढ़ जाएगा, तो 1 बढ़ने से क्या होगा? या इस पे कोई डिफरेंस पड़ेगा? ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 किलोमीटर बढ़ गया, 402 हो गया, 6402 हो गया, 100 किलोमीटर बढ़ेगा। 100 किलोमीटर बढ़ेगा, फिर फर्क पड़ेगा। तो जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो आप ज्यादा हाइट तक जाओगे तो क्या हो जाएगा? जी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्यों होगी भाई? ये आर बढ़ेगा ना, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस आर पे डिपेंड करेगा क्योंकि बीच के डिस्टेंस। फिर एक बात बताओ कि अर्थ के पास ग्रेविटेशन है, पास में जो है अर्थ के निकट में फोर्स ज्यादा होता है, तो एक्सीलरेशन
ज्यादा होगा, दूर जाएंगे तो कम होगा। कम। अरे इस हिसाब से मान सकते, लेकिन ये r किस पे देखो, ये r जो है r बढ़ेगा तो g क्या होगा, और ये r है क्या, रेडियस। रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पर रेडियस, लेकिन हम मान लो कि हमने यहाँ पर रख दिया तो ये r प्लस इतनी ऊपर वाली डिस्टेंस, हाइट। तो नीचे वाली चीज बढ़ जाएगी, हाँ। तो बढ़ जाएगी, जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना। अब देखो अगला हम लेते हैं हाइट पर, यदि h हाइट पर ले जाए तो g की वैल्यू क्या होगी, तो ये g की वैल्यू कहाँ है, हमारे पास x सरफेस कहाँ है, x है। हाँ x सरफेस gs इज इक्वल टू कितना आया, g 9.8 कैसे है? देखो इसकी वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 10 टू पावर -11 पता है, me की मतलब me का मतलब मास ऑफ अर्थ, वो भी हमें पता है, वो यहाँ पर डालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ वो भी हमें पता है, वो यहाँ डालेंगे, तो सारा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g की वैल्यू जो कितनी होगी 9 पॉइंट, मास ऑफ अर्थ शायद कहीं दिया होगा या दिया नहीं है, लेकिन मास ऑफ, आगे बढ़। हाँ ठीक है कि नहीं, वो हमें पता होता है, ठीक है। अब देखो ये x g x सरफेस क्या है, सारी वैल्यू रखेंगे और वो हमें पता होती है सारी सारी, हाँ तो 9.8। हाँ ये आया हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो g की वैल्यू x सरफेस कितनी आई 9.8, और ऐसे बात करें तो ये क्या करेंगे, g m/r का स्क्वायर, ओके। अब देखना अगला कि हाइट थोड़ी नहीं ज्यादा है, क्या करें, ज्यादा ऊपर ले जाए इसको, यहाँ पर बढ़ा लूं, h हाइट पर g हाइट h जी क्या होगा, जी क्या होगा, ठीक है। इसको एट हाइट जी क्या लिखेंगे, जी एच लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जी एच, ठीक है। ठीक है मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है कि नहीं, ये हमारा, और देखो ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है। अब हमने पिछली बार रखा बिल्कुल पास में, सरफेस के पास में, अब सरफेस के पास नहीं, हम इसको लेके गए यहाँ से h हाइट पर लेके गए, यहाँ पर हमने मास रखा m, ठीक है, हाइट, और ये अर्थ से यहाँ पर हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक h कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है h, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये वाली r, रेडियस, और देखो सिंपल से बात बताओ, अपने आगे करें या देखो इधर देखो, इस पर हम फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ये पर कितना फोर्स लगेगा, ये तो फोर्स लगेगा mg इसके ऊपर, ठीक है, इसका मास m है और एक्सेलरेशन g है, तो कितना लगेगा mg, लेकिन ये g क्या है, एट हाइट, क्या है एट हाइट, ठीक है, ये हमें पता करना। और अब ये अर्थ अपनी ओर खींचेगी तो न्यूटन लॉ से हमें क्या पता है, न्यूटन लॉ से हमें क्या पता है कि m g m मास ऑफ अर्थ m e अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब दोनों के बीच के डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिखूं r, ये r लिख दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी r है, तो ये r किसके बराबर होगा,
ये जो r है वो किसके बराबर होगा मेरे को बताओ? 6 4 ये वाला r प्लस ये वाला h इज इक्वल टू ये पूरा। हाँ तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, छोटा वाला r, और यहाँ से यहाँ तक h है, और यहाँ से यहाँ तक r है। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस h। ये सब छोटा वाला है। अरे समझ में आ गया? सर कौन से लॉ से किया ये? देखो कैसे किया ये? भाई कोई भी चीज हाइट से गिरती है, इधर देखना, कोई भी चीज हाइट से गिरती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, एनर्जी लगता है, नहीं लगता? ये तो हमें पता है। लेकिन न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने भाई ये फोर्स जो एनर्जी इस पे लगेगा फोर्स, ठीक है, ये अर्थ और अर्थ इनके बीच में फोर्स लगेगा, एक वो फोर्स किससे भाई, अर्थ इस पे फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, वो फोर्स किससे बराबर होगा, जी एम और मास ऑफ अर्थ एम ई अपॉन आर, या अपॉन आर के इनके और इनके बीच में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं यहाँ तक डिस्टेंस कितनी मान लूँगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है आर, तो ये आर किसके बराबर होगा, आर प्लस एच, ठीक है। तो इसमें भाई ये एम जी फोर्स और ये न्यूटन वाला फोर्स ठीक सेम है ना, सेम। बराबर सेम है, इसका मतलब बराबर होंगे नहीं होंगे, हाँ ये क्योंकि ये वाला मेरे नीचे की और ये भी नीचे, वो भी नीचे की। फोर्स इस पे लग रहा है, ये फोर्स एक ही एम जी कर लो चाहे न्यूटन वाला कर लो, फोर्स ये भी फोर्स वही ये भी दोनों ही फोर्स है, लेकिन दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर। इसमें कोई अलग अलग फोर्स नहीं, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, चाहे कैलकुलेशन आप एम जी से कर लो चाहे कैलकुलेशन आप इससे कर लो। जी और दो कोई भी मान। हाँ भाई पहले हमने बताया था कि mg होता है, तो न्यूटन का ठीक है, मैं एक अलग तरीके से बताऊं, मुझे अलग तरीका बताया कि आप क्या करो, g की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, मास इसकी वैल्यू रखो, और इनके बीच की डिस्टेंस रखो, दो ही फोर्स है, वो फोर्स इस फोर्स से क्या होगा, इक्वल है, समझ में? और ये हमने mg से कैलकुलेट किया था, m के इक्वल होगा। हाँ r के अंदर से इसकी इक्वल बराबर सर। इस पे एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू mg, पहले से पता है हम कितनी लगती है, mg वैल्यू। मान लो कि mg से हमने इस मास पर एक फोर्स लग रहा है, mg से हमारी जो वैल्यू आई वो आई मान लो कि 10 न्यूटन, कितनी आई, 10 न्यूटन, ठीक है। अब हम क्या, एक तो ये तरीका mg से निकालो, अब मैं क्या करूंगा, इस ये न्यूटन वाला फार्मूला लगाऊंगा, उससे भी कितनी आएगी, 10 न्यूटन आएगी। तो ये दोनों फोर्स बराबर हुए कि नहीं हुए, मतलब ये वाला फोर्स। हाँ फोर्स एक ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग है, बराबर है, बताने का तरीका क्या है, अलग है। और ये m जो है m मास ऑफ किस ऑब्जेक्ट, ये दो मास कोई भी हाँ उनके बीच में फोर्स लगे, वैसे करना है। आया समझ में नहीं है? अब यहाँ देखो, ये देखो उस पे फोर्स कितना लग रहा है, mg, F बराबर फोर्स ऑन m कितना होगा, या ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है नहीं, कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, देखो इधर इस m पर मास, इस m मास पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितना लग रहा है, mg लग रहा है, लेकिन g एट हाइट h, ये हमें फाइंड करना है कि g h कितना, क्योंकि g h सरफेस तो हमें पता है 9.8, तो mg कौन सा, g h, ठीक है, छोटा। अब according to law of gravitation, force on m, ठीक है कि नहीं। अब हम पहले करने क्या करें, सिंपल सा ये होता है,
उसके बाद ग्रेविटेशन का लॉ क्या देता है, इस पे कितना, इस m पर कितना फोर्स होगा, ठीक है कि नहीं। तो कितना होगा भाई हमें पता है, F इज इक्वल टू कितना, G ये m इंटू ME अपॉन r का स्क्वायर, इनके बीच के डिस्टेंस हमने क्या माना r, तो r का स्क्वायर, और r कितना है तो G m इंटू ME, r कितना है, ये r यहाँ से आता कितना है, r प्लस h, ये क्या हो जाएगा r प्लस h का स्क्वायर। अब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, बराबर, तो इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा भाई, ये F और ये F बराबर, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर होगी कि नहीं, दोनों बराबर होने, mgh इज इक्वल टू g m me अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये m से ये m और फिर से गया, तो gh कितना आ गया हमारे पास, gh इज इक्वल टू g me अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। नहीं समझ में, देख लो फिर से, यहाँ सरफेस पे कितना आया था, g me अपॉन r स्क्वायर, यहाँ कितना आ रहा है, g me का g me का g me, यहाँ r प्लस h, r तो यही भी था, r स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन और प्लस में क्या आ गया h, इसका मतलब ये टर्म बड़ी है, ये टर्म बड़ी है, दिमाग भाई, ये तो सिर्फ r ही था, r 6400 था ही, ये भी r 6400 है, स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर बराबर, लेकिन ये h का क्या है h, तो ये टर्म बड़ी होगी, ये टर्म बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी होगी, इससे बड़ी होगी, छोटी होगी, मतलब जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसका हम अब करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, किस का, एट सरफेस पे और एट का हाइट पे, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एट सरफेस तो 9.8 होता ही है, अब हमने हाइट पे जाना था, हाइट पे हमें थोड़ी पता कितना होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, ऐसी टर्म लेके आते हैं कि जिससे हम क्या करें, हाइट पे पूछे तो हमें हाइट, मान लो कि ये gh दे रखा है, g दे रखा है, और हमने हाइट पूछ लेगी कितनी हाइट पर इतना एक्सप्रेशन होगा, तो हम बता सकते, ये हटा दो क्या, अब हम इधर देखते हैं कि g एट सरफेस कितना है, g me अपॉन r स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट की हाइट बताया ना, यदि हमें हाइट h बताओ तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और हाइट हमें हाइट पता करनी हो तो इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो g की वैल्यू हमें पता है, me की वैल्यू हमें पता है, और इस r की वैल्यू हमें पता है, तो इसको कंपैरिजन करते हैं, किसको, gh ये होता है, gh ये होता है एट सरफेस, कंटीन्यूअस, हां कंटीन्यूअस, कंपेयर ऐसे ही कंपेयर, ठीक है, छोटा सा मतलब इसको कंपैरिजन करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं क्या होता है, या इससे ये रिलेट कैसे करता है। अब g एट हाइट कितनी है भाई, g me अपॉन r प्लस h का स्क्वायर होगा क्या, सर ये इधर r का स्क्वायर ये r प्लस h में होगा, इधर ये तो पहले सरफेस पे तो यही वैल्यू आई थी ना, सरफेस को देख रहे ये हमने g एट सरफेस लेगी, ये उसकी वैल्यू हमारे पास ये है, वो हमने थोड़ी सी हाइट पे रखा था, h लिखा है आपने s, ये s लिखा है, ये h लिखा है, ठीक है, ये मतलब h का मतलब एट हाइट, और ये एट सरफेस, एट सरफेस हमें पता है, एट हाइट
इज इक्वल टू क्या होगा जी एम ई अपॉन आर प्लस ठीक है स्क्वायर अपॉन में अपॉन करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये नीचे लगाएंगे ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा जीएस, तो ऊपर क्या आ जाएगा इसका आर का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा जी एम ई, होगा कि नहीं होगा ये समझ में आया? तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल कैंसिल आउट हो गया, और तो जी एच अपॉन जी एस किसके बराबर आया आर का स्क्वायर ऊपर रह गया और नीचे क्या रह गया आर प्लस एच का स्क्वायर। ओके अब देखो तो जी एच किसके बराबर होगा जी एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू जी एस, नहीं समझ में इस जी को मैंने इधर भेज दिया तो जी जी एच रह गया जी एस इधर आ गया जी एच इधर आ गया। अब देखो इसको हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं इसको उल्टा, दोनों कॉमन क्या है स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है तो मैं क्या कर दूं आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर और ये जी एस, नहीं समझ में? अब आगे देखना अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, देखो इसको मैं नीचे ले आऊं और इसको मैं ऊपर भेज दूं, इधर देखना इसको मैं नीचे ले आऊं तो ये r का -2 हो जाएगा नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो +2, ये भी -2, ये समझ में? इधर देखो अच्छा प्लस क्या माइनस होगा ना, इसको मैं ऊपर कर दूं r प्लस h को ऊपर भेज दूं और इस r को नीचे आ दूं तो ये स्क्वायर प्लस का होगा माइनस, नहीं समझ में? ठीक नहीं समझ में? बोल देखो फिर से कोई मैं इधर ऐसे कर देता हूं इस पर बता इस r को मैं नीचे लूंगा ये है इस r को नीचे लाऊं और इस r नीचे लाऊंगा तो ये -2 इसमें ऊपर भेजूं तो ये प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -2 होगा नहीं होगा। अब इन भाई ये भी माइनस कॉमन तो दोनों कोष्टक में और ये तो जीएस का जीएस अब क्या मैं करूं तो जी एच इज इक्वल टू आर प्लस एच अपॉन आर और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। आगे मैं सॉल्व करूं इसको या आगे इधर सॉल्व करूं इज इक्वल टू आर प्लस एच अपॉन आर, मैं ये लिख सकता हूं 1 आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर। अब देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसका बाइनोमियल थ्योरम से भी एक्सप्रेशन करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास जीएस का हाँ जीएस है क्या ओ यहाँ जीएस यहाँ जीएस और यहाँ पर भी जीएस, ठीक है कि नहीं? अब देखो हम इसका बाइनोमियल यदि हम करें क्या करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन करें इसका क्या करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन तो क्या हो जाता है देखो ये कभी मैथ्स का जो टॉपिक है लेकिन इसका करें तो हमारे पास सीधा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आता है कि ये -1 - 2h अपॉन r और gs इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करेंगे हम तो देखो कुछ टर्म आएगी एक तो ये चीज आएगी इसके साथ ना कुछ टर्म आएगी h अपॉन r की h अपॉन r का स्क्वायर h अपॉन r का क्यूब, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे इसके साथ में बाइनोमियल इसका करेंगे ना तो इसके साथ h अपॉन r का स्क्वायर h अपॉन एक का बड़ा इसका करेंगे तो h अपॉन r का स्क्वायर आएगा h अपॉन r का क्यूब आएगा, ऐसे आगे बढ़ता है लेकिन h अपॉन r
भाई हाइट बहुत कम है, तो इतनी भी ज्यादा कोई हाइट नहीं है, तो भाई इसकी कितनी वैल्यू आएगी? मान लो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितना मान लो h को 10 किलोमीटर, ये r कितना होगा 64 r का स्क्वायर, फिर प्लस 10 into 10 ऊपर जाता है, ये कितना हो जाएगा 6400 into 6400। तो इसकी ये तो बहुत छोटा है ना और ये बहुत बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बहुत क्या है क्वांटम आएगी और उस पॉइंट को जोड़ेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो h अपॉन r जो है वो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही क्या होती है कम होती है, तो इसको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और बाकी हमारे लास्ट में क्या रह जाता है हमारे पास ये जी एच क्या रह जाता है हमारे पास ये चीज रह जाती है, ठीक है कि नहीं? तो जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r और ये जी एच, ये हमें पता होता है। मान लो कि हमने दे रखा है h, हमें h पता करना है, हाइट कितनी हाइट पर तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी होगी जो 9.8 से क्या होगी कम होगी, जो 9.8 तो सरफेस है जो सबसे ज्यादा जैसे ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा कम, तो जी इसकी वैल्यू हमें पता है, इस r की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू दे दे तो h निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं, या हमने h दे दे हमें r तो हमें पता है gs हमें पता है, तो इस gs की वैल्यू मिला जाएगी। अरे समझ में, तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा याद रखना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा किसी बुक का एक पैराग्राफ लिखना है, साइंस का हो गया, रिलीजियस का हो गया, मैथ इंग्लिश का हो गया, एक चैप्टर का पैराग्राफ लिखना है। उसको रीड भी करना है, उसमें एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब मैं से करो ये लेफ्ट वाला काम कर देंगे ना, लेफ्ट कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। क्या करेगा सिखा तो रहा हूँ यार, डांस वाला तो यहाँ आके डांस क्लास से लगाता हूँ, डांस क्लास में मैं वो ये वाला स्टेप पे ये वाला स्टेप है चलो देखो बोलो ना तो बीच में बात बन जाएगी है हो गया टाइम तीन मिनट टाइम लगेगा, बात करते